नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों आज से हमारा मैराथन क्लासेस प्रारंभ हो रहे हैं। दोस्तों आज हम मैराथन क्लास के अंतर्गत हम लोग संविधान को पढ़ेंगे। दोस्तों संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर के हम लोग आर्टिकल 51 तक कवर करेंगे, यानी कि कुल एक ही वीडियो में आपको 51 आर्टिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दौरान अगर आप देखें तो भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र और इसके अलावा आपका नागरिकता, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये सभी हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। और इनसे क्वेश्चन बनते हैं, खासतौर से मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम अनुच्छेद 1 से प्रारंभ करेंगे और अनुच्छेद 51 तक पूरा कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपके परीक्षा में 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से जो है पूछे जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो हमारा भाग आता है, आप सभी जानते हैं कि भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, यही है भाग 1 में। ठीक, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक इसमें जो है कुल अनुच्छेद हमको पढ़ने हैं। कुल 4 अनुच्छेद इसमें हमको पढ़ने हैं। जो पहला अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद भारत राज्यों का संघ है। ठीक, भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, यानी कि यूनियन है। ठीक है, मतलब कि इसके राज्य भारत से जुड़े हुए हैं, इसे आप अलग नहीं कर सकते हो। मतलब कि राज्यों को मिला करके ही भारत का निर्माण होता है। अगर आप भारत को अगर परिभाषित करें तो भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। और ये संघ जो है ये अलग नहीं हो सकते हैं। सभी जितने भी राज्य हैं वो संघ से जुड़े रहेंगे। ठीक, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी समय विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। ठीक, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, कीवर्ड में। विदेशी राज्यों को भारत में मिलाया जा सकता है। ठीक, किसके माध्यम से? संसद के माध्यम से। ठीक है, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर। यहां पे मैं लिख देता हूं संसद द्वारा। ठीक, राष्ट्रपति को, पी फॉर प्रेसिडेंट को सूचना देकर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि वर्तमान राज्यों के नाम व सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा जो है वर्तमान में भारत के जितने भी राज्य हैं, जैसे मैंने ले लिया उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को भी बांटा जा सकता है। किसके माध्यम से? संसद बांटेगा। कौन बांटेगा? संसद बांट सकता है। उत्तर प्रदेश को अलग भी कर सकता है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जो पार्ट्स अलग हुए हैं उसका नामकरण भी कर सकता है। जैसे आप जानते होंगे कि उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके, जो पहले उत्तरांचल हुआ करता था, उसको 13 जिलों को काट करके अलग से उत्तराखंड बनाया गया। तो पहले तो वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। जैसे अभी आप देखते हैं कि विंध्याचल
है ना, ये आपका बुंदेलखंड का पार्ट हो गया, आपका इधर पूर्वांचल का पार्ट हो गया, उसी तरीके से उत्तरांचल था। तो उत्तरांचल के 13 जिलों को काट करके उसको जो है अलग एक राज्य बनाया गया जिसका नाम उत्तराखंड था। ठीक है। अब जैसे अगर मैं इसकी एग्जांपल ले लूं, तो 16 मई 1975, 16 मई 1975 को जो है सिक्किम, जो कि सिक्किम को मिलाया गया। सिक्किम एक विदेशी राज्य था। सिक्किम क्या था? एक विदेशी राज्य था, लेकिन 16 मई 1975 को जो है इसे भारत में मिलाया गया आर्टिकल 2 के अंतर्गत। ठीक है। वर्तमान राज्यों के नाम व सीमाओं में परिवर्तन, अगर इसका एग्जांपल देखना चाहें तो आप उत्तराखंड को ले सकते हैं। ठीक, उत्तराखंड को ले सकते हैं, या फिर बिहार से झारखंड को अलग किया गया। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया। ठीक है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन, ठीक है, अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है। ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है। ठीक है ना। मतलब कि ये जो संशोधन किया जा रहा है, देखिए, किसी भी राज्य को जब आप भारत में मिला रहे हैं, विदेशी राज्य को, तो वो भी एक संशोधन के माध्यम से होता है। और ठीक उसी प्रकार किसी भी राज्य के अगर नाम में अगर आप बदलाव कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो भी एक संशोधन के तहत होता है। तो ये जो 2 और 3 का जो संशोधन है, इसको राष्ट्रपति जो है नहीं रोक सकता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। यहीं पे हमारा जो है भाग 1 खत्म होता है। इसके बाद हमारा भाग शुरू होता है 2। इसके बाद हमारा भाग 2 है। भाग 2 में क्या है? तो आप कहेंगे नागरिकता। भाग 2 में हमें क्या पढ़ना है? नागरिकता। चलिए, भाग 2। भाग 2 में हमें पढ़ना है नागरिकता। सिटीजनशिप। ठीक है। अब देखिए, इस समय जो पहला आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो उस समय भारत में रहता था। यानी कि संविधान बनने के समय भारत में रहने वाले लोगों को नागरिकता। ठीक। देखिए, जब भारत का संविधान बना तो उस समय भारत में जितने लोग रहते थे उनको स्वतः ही नागरिकता जो है वो प्रदान हो गई। अलग से नागरिकता के लिए उन्हें जो है आवेदन नहीं करना पड़ा। ठीक है ना। उसी तरीके से हम देखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? तो पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान से ऐसे लोग भारत आए जो, देखिए, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, लेकिन इसमें शर्त क्या है?
शर्त क्या है? शर्त यह है कि संविधान बनने से पहले यदि वो आए हो तो, ठीक है। अब इसी तरीके से अनुच्छेद 7 क्या है? अनुच्छेद 7 में है, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले भारत आए। ठीक, स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों को नागरिकता, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें शर्त वही है जो अनुच्छेद 6 में है, जो अनुच्छेद 6 में शर्त है वही शर्त इसमें भी है कि देखिए स्वतंत्रता यानी कि 1947 में भारत आजाद हुआ तो उसके बाद तो पाकिस्तान चले गए ऐसे लोग, लेकिन ऐसे लोग जो 26 जनवरी 1950 के पहले पहले भारत आ गए तो वो लोग क्या होंगे? उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। 6 में क्या था कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, लेकिन शर्त था कि संविधान बनने से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले आ गए हो और स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए यानी 47 के बाद वो चले गए और 1950 के पहले वो आ गए हों, तभी उनको स्वतंत्र नागरिकता जो है दी जाएगी। अब अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर नागरिकता का बना रहना। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप विदेश में घूमने जाते हैं या फिर वहां नौकरी करने जाते हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, नागरिकता आपकी समाप्त नहीं होगी। यह प्रावधान है अनुच्छेद 8 के अंतर्गत। ये सभी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा साथ ही साथ, तभी मजा आएगा। अब देखिए, विदेशी नागरिकता लेने पर, अगर आप विदेश की नागरिकता लेते हैं, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता का समाप्त हो जाना। ठीक, अगर आप विदेश में किसी भी देश की अगर आप नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं। ठीक है, देश विरोधी काम न करने तक नागरिकता का बना रहना। ठीक, देखिए, अगर आप कोई भी देश विरोधी काम नहीं करते हैं जिससे कि देश की छवि, देश की शांति व्यवस्था या फिर देश की जो आन बान शान है, अगर उस पर कोई आंच न आए तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे कि देश की सुरक्षा में किसी प्रकार की जो है गड़बड़ी होती है तो वहां पे आपकी नागरिकता जो है उसे समाप्त किया जा सकता है। अब अगला है हमारा अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? नागरिकता संबंधी कानून जो है वो कौन बनाता है? जो हमारा नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है? तो संसद बनाता है। कौन बनाता है? संसद। अगर मान लीजिए
इस समय नागरिकता जो है हमारा, अगर इस समय किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो वो संशोधन किसके माध्यम से होगा? तो संसद के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा? संसद के माध्यम से होगा। अगर आपको नागरिकता भारत की लेनी भी है तो आपको उसके लिए अप्लाई कहां करना पड़ेगा? तो संसद में ही करना पड़ेगा। अब यहां पे हमारा जो है भाग 2 भी समाप्त होता है। इसके बाद हम प्रारंभ करते हैं भाग 3। इसके बाद हम क्या देखते हैं? भाग 3। भाग 3 में क्या है? तो मूल अधिकार है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। और मूल अधिकार आप जानते हैं जिसे कि हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, मूल अधिकार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और ध्यान दीजिएगा, जो मूल अधिकार है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। इसका मतलब है कि अगर मूल अधिकारों का हनन होता है किसी भी व्यक्ति के, तो वो उसके खिलाफ जो है न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो आप जो है न्यायालय में जा सकते हैं। इस भाग में जो है कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये जो मौलिक अधिकार प्राप्त है ये केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। तो भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के भी नाम से हम इसे जानते हैं। पहला अनुच्छेद है इस समय अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? इसमें मूल अधिकारों की परिभाषा है। ओह सॉरी, इसमें क्या है? इसमें मूल अधिकारों की परिभाषा। ठीक, और अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 है, यदि हमारे मूल अधिकारों को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करें, क्या है? यदि हमारे मूल अधिकारों को कोई दूसरा मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे मूल अधिकारों से हमारे मूल अधिकारों के प्रभावित होने के पश्चात मूल अधिकारों पर रोक। क्या हो जाएगा? अगर कोई दूसरा मूल अधिकार कोई बना रहा है, ऐसे मूल अधिकार कोई बना रहा है जिससे कि हमारे मूल अधिकारों पर जो है किसी प्रकार का कोई आंच आता है, तो क्या होगा कि जो ऐसे मूल अधिकार जो बनाए जा रहे हैं वो स्वतः ही जो है उस पर रोक लगाया जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अब ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 14। अब इसी के साथ आप ये समझ लीजिए कि हमको जो है कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, कितनी प्रकार की जो है कि अधिकार प्राप्त है। तो आपको मैं बता दूं, कुल 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। पहला है समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा क्या है? अल्पसंख्यकों के शिक्षण एवं
संस्कृति का अधिकार। छठा क्या है? संविधान संशोधन का अधिकार। ठीक। समता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा 23-24 है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 25 से 28 तक है। ठीक है। और अल्पसंख्यकों के शिक्षण एवं संस्कृति का जो अधिकार है ये हमारा है 29 से 30 तक। और ये संविधान संशोधन हमारा 32 में है। ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो हमारा अभी हम शुरू करने जा रहे हैं अनुच्छेद 14, ये हमारा समता का अधिकार है। ठीक है ना। समता के अधिकार के अंतर्गत हम जो है आर्टिकल देखने वाले हैं। तो चलिए हेडिंग दे देते हैं कि समता का अधिकार। क्या दे देते हैं? समता का अधिकार। और समता के अधिकार के तहत हमको अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, 17, 18 तक हमको जो है इसको कवर करना है। ठीक। चलिए पहला हेडिंग दे दीजिए, समता का अधिकार। समता के अधिकार के अंतर्गत हमको देखना है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का मतलब है कि जो कानून है अपने देश का, ठीक है, जो कानून है वो कानून सभी लोगों पे बराबर बराबर लागू होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा आदमी है, कोई अमीर आदमी है तो उस पे दूसरा कानून लगेगा और जो गरीब आदमी है उस पे दूसरा कानून लगेगा। चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, कितना भी बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो, जो कानून है वो सभी के लिए बराबर है। तो समता का मतलब समानता। समता मतलब समानता। ठीक है ना। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक। देखिए अपने भारत में यह भी प्रावधान है कि जो धर्म, जाति, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। आप किसी भी धर्म के हो, सभी को बराबर, सभी को समानता का अधिकार है। किसी भी जाति को हो, भेदभाव नहीं होगा। किसी भी लिंग के हो, भेदभाव नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समता। लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समता, इसका क्या अर्थ है? लोक नियोजन कह सकते हैं आप, चाहे फिर लोक निर्वाचन। यानी कि अपने देश में क्या है कि अगर कोई भी कहीं भी अगर निर्वाचित होता है, ठीक है, चाहे वो आप कह सकते हैं राजनीति की बात हो गई, चाहे वो नौकरी पेशा की बात हो गई, अगर कहीं भी किसी को निर्वाचित किया जाता है तो वो वहां पे सभी को बराबर जो है अधिकार प्राप्त है। यानी कि सभी को अवसर मिलेगा। वहां पे जो है सभी को अवसर मिलना जरूरी है। ठीक है ना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सरकारी नौकरियां। जब सरकारी नौकरी निकलती है तो क्या ऐसा है कि वहां पे धर्म जाति पूछ करके नौकरी निकाला जाता है? नहीं। वहां पे धर्म जाति लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होता है। वहां पे सभी के लिए बराबर अवसर होता है। यह अलग बात है कि जिसको जितना आरक्षण प्राप्त है उसके अनुसार वहां पे जो है अवसर दिया जाता है। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता या फिर छुआछूत पर रोक। अस्पृश्यता या छुआछूत पर रोक। ठीक है। देखिए भारत में क्या था ना कि जब संविधान नहीं बना था उसके पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो
दलित लोगों से जो है कि छूना तक नहीं पसंद करते थे, मतलब उनके हाथ से पानी तक नहीं पीते थे। तो ये सब जो प्रथाएं थी, इस पर रोक लगाने के लिए जो है, ये स्पेशली गांधी जी का अनुच्छेद भी कहा जाता है। ये स्पेशली गांधी जी के उनके सपोर्ट से, उनके जो है कि कह सकते हैं आप आग्रह पे, उनके आग्रह पे जो है कि इस अनुच्छेद को संविधान में जोड़ा गया था, छुआछूत पर रोक। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी छुआछूत नहीं माना जाएगा देश में, और अस्पृश्यता पर रोक, उसी वही है अस्पृश्यता या फिर छुआछूत पर रोक। ठीक है, अगर पूछेगा पेपर में कि ये किसके आग्रह पे जोड़ा गया था, किसके निवेदन पे, तो आप क्या बताएंगे? महात्मा गांधी जी। अब अनुच्छेद 18 देख लेते हैं। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहे जितना बड़े जो है कि इंसान हो जाए, चाहे जितने रईस आदमी हो जाए, अगर आप भारत के नागरिक हैं और अगर आपको किसी दूसरे देश से कोई सम्मान ग्रहण करना है, तो आपको सबसे पहले अपने देश के राष्ट्रपति से जो है आपको क्या कहते हैं, परमिशन लेना आवश्यक है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके उपाधियों का अंत, यानी कि आपको जो सम्मान मिला है, आपको जो सम्मान मिला है उसका अंत हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रावधान है संविधान में कि अगर आपको किसी दूसरे देश से कोई भी सम्मान लेना है, तो आपको सबसे पहले अपने देश के राष्ट्रपति से जो है आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा समता का अधिकार खत्म होता है। 14, 15, 16, 17, 18 कुल 5 अनुच्छेद थे। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अब हमारा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए, अगला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक है, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। और दोस्तों इसमें जो पहला अनुच्छेद है वो अपने आप में एक जो है आप कह सकते हो कि भाग है, मतलब अनुच्छेद 19। इसमें कुल आपको 6 अनुच्छेद देखने हैं। अनुच्छेद 19 क्या है आपका? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 के तहत आपको कुल 6 स्वतंत्रताएं मिली है। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। इसी के अंतर्गत आपकी प्रेस की भी स्वतंत्रता आती है, यानी जो मीडिया की स्वतंत्रता है वो भी अनुच्छेद 19(1) के तहत ही आती है। या फिर आप चलो भाई ए लिख देते हैं, अनुच्छेद 19(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 19(b) में क्या कहता है? अनुच्छेद 19(b) में है आपका बिना हथियार सम्मेलन या फिर सभा की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यह है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा मत बोलिए कि सामने वाले को तकलीफ हो। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और यह स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19(1) के तहत मिला है। और इसी के अंतर्गत मीडिया को भी स्वतंत्रता मिला है कि वो कुछ भी प्रकाशित कर सकती है, लेकिन ऑथेंटिक न्यूज होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब अनुच्छेद बी में क्या है? बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी आप कहीं भी सम्मेलन करें, कुछ भी सभाएं करें, लेकिन शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और वहां पे हथियारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि AK-47 लेके सम्मेलन करने पहुंच गया कि भैया अब बस हो रहा है हमारा सम्मेलन, ये नहीं चलेगा। ये भारत है, यहां पे लोकतंत्र का राज है। ठीक है ना। अनुच्छेद सी क्या है? संगम या दल बनाने की स्वतंत्रता। संगम या दल बनाने की स्वतंत्रता। आप अपना कोई भी संगम या दल बना सकते हैं। दल मतलब पार्टी, आप अपनी पार्टी तैयार कर सकते हैं। यह आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। किसके तहत? अनुच्छेद 19(c) के तहत आपको यह स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 19(d) क्या कहता है?
भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, यानी कि आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। आप कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और आप अरुणाचल प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक कहीं भी आप घूमिए, गुजरात, किसी भी जगह आप भारत के अगर निवासी हैं तो आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। आपको पूरी स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त है। और आर्टिकल ई में क्या है, तो आर्टिकल ई में आपको मैं बता दूं कि आपका जो है ABCDE, आर्टिकल ई, आर्टिकल ई। तो दोस्तों आर्टिकल ई में है कि भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। क्या है? भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, यानी कि आप अगर भारत के निवासी हैं तो आप भारत के राज्य क्षेत्र जितने भी हैं, कोई भी राज्य हो गया, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कहीं भी आप जमीन लेकर के वहां के आप निवासी हो सकते हैं। आपको ये कोई रोक नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे, आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। आपको पूरा जो है स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19F जिसे कि खत्म कर दिया गया है, प्रारंभ में हमारे कुल 7 थे, लेकिन खत्म करने के बाद जो है ये अनुच्छेद F जो था हमारा, ये था संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसे खत्म कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ठीक है ना। संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार था और इसके अंतर्गत यह था कि आपको संपत्ति, मतलब अगर आपकी संपत्ति है तो वो केवल आप ही की है और उसे सरकार नहीं ले पाती, उसे सरकार नहीं ले सकती है, यह स्वतंत्रता था। लेकिन क्या हुआ उस समय डेवलप करने में, यानी विकास में बाधा होने के कारण जो सरकार है इस समय 44वां संविधान संशोधन 1978 में एक कानून लाती है कि इसके तहत संपत्ति का स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी अगर सरकार को जरूरत पड़ा तो वो आपकी जमीन ले सकता है। यानी कि जो हाईवे बनते हैं हमारे, आप देखते होंगे जितने लोगों का खेत, जितने लोगों का जमीन जाता है वो किसके माध्यम से जाता है, तो उस समय जो है आप कहेंगे कि जो है पहले संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया, इसलिए सरकार अब हमारी जमीनें जो है वो ले लेती है, ठीक है। अब हमारा अगला है FG। जी में क्या है, तो भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप भारत के अंतर्गत किसी भी राज्य में जो है आप व्यापार कर सकते हैं। आपको पूरी स्वतंत्रता जो है वो संविधान के माध्यम से प्राप्त है। ये रहा हमारा 1 2 3 4 5 6 स्वतंत्रताएं हमको मिली हैं आर्टिकल 19 के तहत। जो हमारा F है संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, उसे समाप्त कर दिया गया है। अब अगला है हमारा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय कुल 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है दी गई हैं, ठीक है ना। इस समय कुल 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आप कह सकते हैं कि एक गलती की एक सजा, ठीक है। इस समय हेडिंग अगर आपको देना है तो आप लिख सकते हैं दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि आपको एक दंड के लिए एक ही सजा दिया जाएगा, सॉरी 2 दंड के लिए एक ही सजा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने सपोज दैट की हत्या भी किया है और लूट भी किया है, तो उसके लिए आपको अलग अलग सजा नहीं दिया जाएगा कि पहले आपको जो है उम्र कैद दे दिया जाए उसके बाद आपको फांसी दे दिया जाए। आप कितने भी अपराध क्यों न किए हो, आपको एक ही सजा दिया जाएगा। इसका अर्थ वही निकलता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला है हमारा अनुच्छेद 21। इस समय है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि अधिक धुआं देने वाले, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही जो है आपसे जुर्माना ठोकती है गवर्नमेंट, ठीक है ना। जब आप देखते होंगे कि जब आप मोटर वाहन चलाते हैं, जब आप बाइक चलाते हैं, तो आप हेलमेट नहीं लगाते हो, ठीक है ना, आप हेलमेट नहीं लगाते हो, तो सरकार जो है कि आपको क्या करती है, सरकार आपका चालान काटती है। तो चालान जो काटती है वो क्यों काटती है, इसी आर्टिकल के तहत कि भाई आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तो है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है आपके वजह से दूसरों को किसी प्रकार की हानि हो। जैसे मान लीजिए अधिक धुआं देने वाली गाड़ी, ठीक है ना, अधिक धुआं देने वाली गाड़ी, तो उसमें क्या है कि मान लीजिए आपके पास बाइक है और बहुत अधिक धुआं दे रहा है, तो आपके बाइक अधिक देने के कारण जो है आपके बाइक का धुआं अधिक निकलने के कारण जो है किसी दूसरे आदमी को समस्या हो सकता है, तो इसलिए वहां पे आपका जो है चालान काटा जाता है, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 21 का बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये, ठीक है ना। इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है ना। 21 क, जहां पे क ख ग घ लगा, समझ जाइए कि वो जो है संविधान संशोधन के माध्यम से उसको बाद में जोड़ा गया। प्रारंभ में कुल अनुच्छेदों की जो संख्या थी वो थी 395, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते वो लगभग 450 के आसपास में पहुंच चुके हैं दोस्तों। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया है। अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 22 में है कि गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण, इसका क्या मतलब है, देखिए अगर इसमें 3 प्रकार की बातें हैं, 3 प्रकार की बातें हैं। पहली बात कि अगर कोई पुलिस कर्मचारी, अगर कोई भी पुलिस का अधिकारी आपको गिरफ्तार करने जाता है तो सबसे पहले वो वारंट दिखाएगा, वो कारण बताएगा कि हम इस आधार पे आपको जो है गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा, गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश करना पड़ेगा। जो अभियुक्त होगा, जिसे गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस का अधिकारी उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। और जो तीसरी बात है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है, जो अभियुक्त है, जिसके ऊपर आरोप लगा है, जिसके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, उसे अपने मनपसंद का वकील करने का या फिर ढूंढने का, हायर करने का पूरा अधिकार है। समझ में आया ना। ये 3 प्रकार की जो है आपको संरक्षण प्राप्त है गिरफ्तारी से। यहीं पे हमारा जो है आपकी स्वतंत्रता का अधिकार जो है समाप्त होता है। इसके बाद हमारा आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या आएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। इसमें क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। देखिए अनुच्छेद 23 और 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23-24 इतनी बार पेपर में पूछा गया, इतनी बार पूछा गया है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी बार पूछा गया है, और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सकता है कि इस बार भी, और इतना मैं कंफर्म बता रहा हूं आपको कि मूल अधिकार से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाना बिल्कुल एकदम जो है कंफर्म है। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें अगर कुल आर्टिकलों की बात करें तो 24 आर्टिकल हैं। कुल कितने अनुच्छेद है इसमें, 24 अनुच्छेद जो है इसमें वर्णित हैं। और इस 24 अनुच्छेदों को हम लोग अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा। देखिए बहुत मेहनत से ये क्लास लिया जा रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग नोट्स जो है वो बनाते चलेंगे। अगला है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। क्या है, अनुच्छेद 23-24, ठीक है।
चलिए, अनुच्छेद 23 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 23 कहता है कि बलात् श्रम, बलात् श्रम पर रोक। ये बलात् श्रम क्या होता है? यानी कि मान लीजिए बलात् श्रम का मतलब ये हो गया कि आप किसी से बेगारी पे काम करवा रहे हो, उसको पैसा नहीं दे रहे हो। मतलब हमने जो है अपना मकान बनवाने के लिए मजदूरों को बुलवाया, हमने अपना मकान बनवा लिया, उसके बाद बोल दिया कैसा पैसा, चलो निकलो यहां से, तो यहां पे बलात् श्रम हो गया। यहां पे क्या हो गया? बलात् श्रम, बलपूर्वक काम कराना और बिना दिहाड़ी के कराना। तो इस पर रोक, ये जो है संविधान में एक गैर कानूनी है, ठीक है ना। अगर आपके साथ भी, अगर कहीं आपके साथ या आपके आसपास कहीं ऐसा होता है तो सामने वाले को बताओ कि भाई आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, आप बलपूर्वक काम करा रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 24 क्या है? अनुच्छेद 24 है बाल श्रम पर रोक। बाल श्रम पर रोक। ये बाल श्रम क्या है? देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। 14 वर्ष तक, 14 वर्ष से अगर कम आयु का कोई बच्चा है तो उसे जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जाएगा, ऐसे कामों में नहीं लगाया जाएगा जहां उसके जान की खतरा हो, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है, अगला अधिकार हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह है आपका अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। इसमें जो पहला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 कहता है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, या फिर अपने धर्म के अंतःकरण की जो है स्वतंत्रता, आप उसको अपना सकते हैं। आप कोई भी धर्म जो है अपना सकते हैं। अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू धर्म छोड़ करके मुस्लिम धर्म भी अपना सकते हैं। अगर आप मुस्लिम धर्म के हैं तो मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म भी अपना सकते हैं। अगर आप हिंदू धर्म हैं तो सिख धर्म को भी अपना सकते हैं। आप बिल्कुल स्वतंत्रता हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप ये नहीं कि जन्म के आधार पे आप हिंदू धर्म के घर में पैदा हुए तो आप हिंदू धर्म ही अपनाएंगे। आप सिख धर्म भी अपना सकते हैं, ईसाई धर्म भी अपना सकते हैं, कोई भी धर्म अपनाइए, बौद्ध धर्म, आपको पूरी स्वतंत्रता है। इतना ही नहीं, उसके प्रचार प्रसार की भी स्वतंत्रता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करी गई है ना। इसमें क्या कहा गया है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सामूहिक स्वतंत्रता का अधिकार कैसे है, इसको जरा देखते हैं। जैसे जो लोग नमाज पढ़ते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, तो वो क्या अकेले पढ़ते हैं? अकेले तो पढ़ते ही हैं, लेकिन मस्जिद में साथ में भी तो पढ़ते हैं ना। तो वो क्या हो गया? वो सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हैं। तो उसकी स्वतंत्रता किसके माध्यम से प्राप्त है? अनुच्छेद 26 के तहत। जैसे हम हवन करते हैं, जैसे हम रामायण करते हैं, तो ये सभी क्या है? ये सभी धार्मिक स्वतंत्रता का एक उदाहरण है, ठीक है ना। धार्मिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का उदाहरण है, ठीक। अनुच्छेद 27 क्या है? अनुच्छेद 27 है कि धार्मिक कार्यों के लिए जो धन इकट्ठा किया गया है, ठीक, धार्मिक कार्यों के लिए इकट्ठे धन पर टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई धार्मिक कार्य करने जा रहे हैं, आपने चंदा ले लिया, चंदा लेकर के बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, या फिर ऐसा भी होता है कि धार्मिक, देखते होंगे कहीं कहीं धार्मिक जगहों पे बहुत सारे जमीन होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती है, तो क्या उन पर टैक्स लेती है सरकार?
नहीं, वो टैक्स फ्री होता है, वहां पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, धार्मिक कार्यों में टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 28 कहता है दोस्तों कि अगर सरकारी धन से अगर कोई संस्थान चल रहा है तो वहां पे धार्मिक जो है शिक्षा नहीं दी जाएगी। आप कह सकते हैं सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, वहां पे नमाज पढ़ना नहीं सिखाया जाएगा, वहां पे कथा या हवन करना नहीं सिखाया जाएगा। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो है सिलेबस में अगर कुछ पौराणिक कथाएं हैं, सिलेबस में कुछ धार्मिक चीजों के बारे में है तो बताया जाएगा, वरना नहीं बताया जाएगा। सारा कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है अल्पसंख्यकों के शिक्षण एवं संस्कृति की स्वतंत्रता। क्या है? अल्पसंख्यकों के शिक्षण एवं संस्कृति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये दो जो है अनुच्छेद हमको इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक, अल्पसंख्यकों के शिक्षण एवं संस्कृति की स्वतंत्रता। ठीक, इसके अंतर्गत हमको दो अनुच्छेद पढ़ने हैं। पहला है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि अल्पसंख्यकों, इसके बारे में कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यकों को उसकी भाषा, उसकी संस्कृति के आधार पे कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, या फिर किसी भी संस्थान में रोक नहीं लगाया जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण को फिर से समझ लीजिए कि इनका अलग एक संस्कृति होता है, इनकी अलग एक भाषा होती है। ठीक है ना, तो इनकी भाषा और इनकी संस्कृति के आधार पे किसी प्रकार का कहीं भी सरकारी संस्थानों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से हमारा अगला है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? तो अल्पसंख्यकों का शिक्षण, ठीक है, अल्पसंख्यकों के शिक्षण की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के शिक्षण, ठीक है, अल्पसंख्यकों के शिक्षण संरक्षण की स्वतंत्रता। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो चाहे तो अपने लिए अपने जो है कि कह सकते हैं आप जो है कि अपने जाति के लिए या फिर अपने समुदाय के लिए अलग अलग जो है शिक्षण संस्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने मनपसंद की जो है, जैसे आप इसका एग्जाम्पल सीधे सीधे आप देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका मदरसा। मदरसा में क्या है? मदरसा आप जानते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है हमारी, उसके द्वारा यहाँ पे शिक्षण प्रदान किया जाता है। उनके अपने भाषा में, उर्दू में यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। किसमें दी जाती है? उर्दू में दिया जाता है। तो वो किसके माध्यम से दिया जाता है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 30 के माध्यम से दिया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 30 में ये वर्णित है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षण संरक्षण की स्वतंत्रता का यहाँ पे उल्लेख किया गया, यानी कि अपने मन पसंद से आप जो है शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है ना, और ये किसके माध्यम से होता है? तो अनुच्छेद 30 के माध्यम से होता है। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है आपका मदरसा। मदरसा क्या है? वहां पे मुस्लिम समुदाय के बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं और यहाँ पे उर्दू में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो आखिरी है
देखिए अनुच्छेद 31 है जो कि पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई थी, उसे समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 32 अगला हमारा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता। ठीक, संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता, इसके तहत जो है, इसके तहत हम 5 प्रकार के रिट जो है जारी करते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार। 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। कौन कौन सा है भाई? पहला है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है हमारा प्रतिषेध, तीसरा है हमारा परमादेश, चौथा है हमारा उत्प्रेषण, पांचवा है हमारा अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के जो है रिट जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। यानी कि अगर आपका कहीं भी कोई भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, ठीक है, मान लीजिए आप किसी ऐसे जगह पे जहां पे आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और यहां पे 5 प्रकार है ये रिट दायर करने के, इसमें से किसी भी प्रकार से आप जो है रिट दायर कर सकते हैं। ये जो रिट आप देख रहे हैं, चूंकि मेरे पास समय नहीं है इतना कि मैं सभी के बारे में इस विस्तार से वर्णन करूं, किसी और वीडियो में कभी मैं जो है इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। फिलहाल अब हम चलते हैं अपने अगले भाग की तरफ, यानी कि यहीं पे हमारा भाग 3, जिसे कि हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? भाग 3 को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। ठीक है, ये जो मैग्ना कार्टा है ये कहां से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से? ये जो शब्द लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। और भाग 3 जो लिया गया है मौलिक अधिकार, ये कहां से लिया गया है? तो आप बताएंगे अमेरिका। कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक, अब हमारा अगला जो भाग है वो है भाग 4। क्या है? भाग 4। भाग 4 में हमें क्या पढ़ना है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या पढ़ना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ध्यान दीजिएगा, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अंतर्गत जो हमारा पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? इसमें इसकी परिभाषा बताई गई है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसकी परिभाषा बताई गई है और राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है ना। अब अनुच्छेद 37 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 कहता है कि यह जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यानी कि मौलिक अधिकारों का अगर आपका उल्लंघन हो रहा है, अगर आपके मौलिक अधिकारों को कोई उल्लंघन करता है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 के तहत आप जो है दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अगर आपका उल्लंघन हो रहा है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या लागू नहीं होता है। ठीक, अब अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है लोक कल्याण की अभिवृत्ति। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके तहत आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो प्रदान किया जाएगा। किसके माध्यम से? राज्य के माध्यम से। ठीक,
यहां पे सभी बातें केवल राज्य से रिलेटेड होंगी, या राज्य सरकार आपको देती है सारी कुछ। समान काम के लिए समान वेतन, 39 में क्या है, समान काम के लिए समान वेतन। ये किसके संबंध में बात कर रहा है, तो ये स्त्री और पुरुष के संबंध में बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के लिए अलग वेतन निर्धारित किया जाएगा और पुरुषों के लिए अलग वेतन निर्धारित किया जाएगा। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर आप लोग सिलेक्शन लेते हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर वेतन दिया जाता है, ठीक है। वहां पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है भाई, अनुच्छेद 40 कहता है, एक मिनट, अनुच्छेद 39 क को देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 39 का बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39 क में है निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता, ठीक है ना। निशुल्क विधिक सहायता का मतलब यह है कि जो विधिक सहायता, जैसे आप जब थानों पे जाएंगे या कहीं भी अगर आप जा रहे हैं जहां पे आपको विधिक सहायता की जरूरत है, वहां पे आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर कोई पैसा लेता है तो आप उच्च अधिकारियों को आप बता सकते हैं, ठीक है। निशुल्क विधिक सहायता का आपको पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का मतलब कि हर एक, मतलब जिस भी राज्य के बारे में यह बात होगा, हर राज्य में जो है ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी नोट्स बनाते चलिए। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करते चले, ठीक है ना। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, ठीक है ना। देखिए 41, इसको आप लोग याद कर लीजिए, द म न, ठीक है। द म न, द जब आएगा तो आपको 41 याद आना चाहिए, म से 42 और न से 43। तो द से क्या है, कुछ दशाओं में, द आया कि नहीं, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। जैसे आप देखते होंगे कि जहां पे आपको वृद्धा पेंशन दिया जाता है, विकलांग पेंशन दिया जाता है, ठीक है, जहां पे आपको विधवा पेंशन दिया जाता है, ये सभी जो है इसी अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, ठीक है ना। इसी अनुच्छेद के तहत आपको विधवा पेंशन, जितने भी पेंशन दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, जो सहायता दी जाती है कुछ दशाओं में, मतलब कि वृद्धावस्था क्या है, एक दशा है, विधवा क्या है, एक दशा है उनकी। तो इसके अंतर्गत जो सरकारी सहायता दी जाती है वो आर्टिकल 41 के तहत आता है। और द म न, इसको याद कर लीजिए। तो आर्टिकल 41, 42, 43 आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अभी मैं बताता हूं कैसे। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 में क्या है, तो आप बताएंगे न्याय संगत कार्यों की मनुचित दशा, न्याय संगत कार्यों की मनुचित दशा। मनुचित दशा, यहां पे म आया कि नहीं, तो द म न, दूसरा क्या था हमारा, म था, तो आपका 42 मनुचित दशा से याद कर लीजिएगा इसको। न्याय संगत कार्यों की मनुचित दशा, इसका मतलब है कि जो भी मान लीजिए कोई महिला है, कहीं काम कर रही है, अगर वो गर्भवती है तो वहां पे उससे कोई कठिन काम नहीं लिया जाएगा, या फिर जरूरत पड़ने पर उनको आराम भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें किसमें है, ठीक है, कठोर श्रम न लेकर के उनको आराम वाले काम जो है दिए जाएंगे। तो ये सभी जो है आपके आर्टिकल 42 में है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी। द म न से क्या हो जाएगा, निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी, ठीक है। यानी कि आपको इतना वेतन, कहीं भी आप करें, प्राइवेट काम करें, सरकारी काम करें, आपको इतना वेतन जरूर देगा वो आपको इतना वेतन जरूर प्रदान किया जाएगा कि आप अपना जो जीवन यापन है अच्छे से बिता सके, आप अपना जो है निर्वाह कर सके अपने जीवन का, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो हमारा अगला है कि
44वां अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता, इसका मतलब है कि जो हमारी जो कानून बनाए गए हैं आईपीसी सीआरपीसी, वो सभी पे बराबर लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू धर्म का है तो उसके लिए अलग है, मुस्लिम धर्म का है तो उसके लिए अलग संहिता बनाई गई है। ये सभी धर्मों के लिए एक ही संहिता है, आईपीसी और सीआरपीसी, वो सभी के लिए बनाया गया है। तो इसीलिए कहा गया है यहां पे समान सिविल संहिता की बात करी गई है। अब हमारा आता है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी होगी, और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 45 में क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और यह जोड़ा गया था आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है ना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। इसी के अंतर्गत जो है ये भी है कि जो राज्य सरकार है उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो है स्वास्थ्य का भी देखभाल करेगी। यानी कि जो टीकाकरण होता है, आप देखते होंगे जो फ्री में होता है सामुदायिक केंद्रों पर, वहां पे जो है वो इसी अनुच्छेद के तहत जो है किया जाता है। अनुच्छेद 46 क्या है, तो आप कहेंगे कि एससी एसटी और ओबीसी को विशेष आरक्षण। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी को विशेष आरक्षण। यहां पे अनरिजर्व कैटेगरी जनरल की बात नहीं करी गई है, यहां पे एससी एसटी और ओबीसी को विशेष आरक्षण की बात करी गई है। सभी राज्य जो है अपने अपने हिसाब से इसको देंगे। अनुच्छेद 47 क्या है, नशीली दवाओं पर नशीली दवाओं व शराब पर प्रतिबंध। ठीक है, तो सरकार जो है पोषायुक्त आहार उत्पन्न कराएगी। अनुच्छेद 47 में क्या है कि सरकार पोषायुक्त यानी पोषण वाले जो है अनाज उत्पन्न कराएगी, साथ ही साथ जो नशीली दवाएं और शराब है उस पर प्रतिबंध भी लगाने का काम करेगी। ठीक है, हाँ आप शराब बेच सकते हैं लेकिन लाइसेंस लेकर, बिना लाइसेंस के नहीं बेच सकते हैं। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 48 में है पर्यावरण की रक्षा। पर्यावरण का मतलब आपका इसके अंतर्गत सभी आ जाएगा, वन तथा वन्य जीव। वन तथा वन्य जीव पर्यावरण के ही पार्ट है, तो पर्यावरण की रक्षा जो है वो आपका राज्य सरकार का कर्तव्य होगा करना। ठीक है ना। अब 48 क के अंतर्गत आपका गौवध पर रोक है, और वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 49 हम देखते हैं। अनुच्छेद 49 क्या है, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा यानी कि ऐसे स्मारक जिनको राष्ट्रीय स्मारक की दर्जा प्राप्त है, जैसे आपका लाल किला हो गया, जैसे आपका कुतुब मीनार हो गया, जैसे आपका क्या बोलते हैं ताजमहल हो गया। ठीक है, आपका बुलंद दरवाजा हो गया। जितने भी आपके राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी रक्षा करना राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। इसी के बाद हमारा अगला अनुच्छेद है 50। इसमें क्या है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका क्या है, जैसे जो हमारी कार्यपालिका है यानी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है ना, जितने भी हमारे कैबिनेट मंत्री हो गए वो सभी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। न्यायपालिका आपका हाई कोर्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जितने भी हैं आपके
ठीक है, वो आपके किस में आ जाएंगे, न्यायपालिका। ये दोनों ही अलग अलग होंगे, एक दूसरे के काम में बाधा नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है ना। इसी अनुच्छेद में इनके पृथक्करण मतलब अलगाव की बात कर रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा। अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा किसके माध्यम से, राज्य के माध्यम से। यानी राज्य जो है हमेशा अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि अंतरराष्ट्रीय शांति जो है वो भंग होती हो। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी समाप्त होता है। दोस्तों इसके बाद एक हमारा बहुत लंबा टॉपिक आ रहा है, वो है भाग 5, जो कि संघ को परिभाषित करता है। दोस्तों अगले वीडियो में हम संघ को पूरा खत्म करेंगे। ये हम कई सारे मैराथन क्लास लेकर के मुश्किल से 3 से 4 क्लास में हम लोग संविधान खत्म कर देंगे। और जो बच्चा यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, यकीन मानिए कि इसके बाहर से कहीं से कुछ नहीं पूछेगा। अगर आपने अच्छे से क्लास कर लिया तो संविधान के जो 5 से 6 प्रश्न आते हैं बहुत आराम से आप कर सकते हो। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।